हेलो एवरीवन, सब लोग ठीक है एकदम गुड। तो बेटा आज जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके अंदर आज जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 10th में भी आपने इसके बारे में सुना है, ओम्स लॉ। ठीक है, लेकिन क्लास 10th में हमने जितना पढ़ा अभी तक उससे थोड़ा ऊपर लेवल तक हम पढ़ के जाएंगे। आपने क्लास 10th में जो ओम्स लॉ पढ़ रखा था वो हमने पढ़ा था उसका स्टेटमेंट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म। लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे? अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कि उसका प्रूफ क्या है, किस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि V इक्वल टू आई आर में R कांस्टेंट ही होता है। और R कब कांस्टेंट होता है? जब फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि प्रेशर और टेम्परेचर। एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशन को जब आप कांस्टेंट रखते हैं तो V प्रोपोर्शनल टू I होता है। ये कंडीशन है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमें क्लास 10 तक क्या नॉलेज होती है? हमें क्लास 10 तक ये नॉलेज होती है कि ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ ये होता है कि V प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल टू IR। ये हमने पढ़ा है क्लास 10 तक। लेकिन इसकी कंडीशन है कि किस कंडीशन में ऐसा होगा। अगर उस कंडीशन को आप नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ओम्स लॉ आपको नहीं आता। ठीक है बेटा, तो क्लास 10th की नॉलेज और क्लास 12th की नॉलेज में बहुत अंतर है। तो इसी कंडीशन का आप जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको स्टेटमेंट बताऊंगा कि ओम्स लॉ का करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे उसका प्रूफ कैसे किया जाएगा। ठीक है, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी जो क्लास 10 तक हमने पढ़ी होती है कि रो सिंबल होता है उसका, R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में रेजिस्टिविटी आ जाती है। लेकिन रेजिस्टिविटी के मायने क्या है, एग्जैक्टली वो क्या बताता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है बेटा, चलिए। तो फर्स्ट टॉपिक फॉर टुडेस क्लास इज ओम्स लॉ। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसका स्टेटमेंट मैं आपको बता दूं। आप चाहे तो उसके साथ मेरे साथ उसको नोट कर सकते हैं और फिर हम उसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे। तो स्टेटमेंट किस इस तरीके से है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant physical conditions, according to this law, at constant physical conditions, within bracket, temperature, comma pressure, etc. Temperature, pressure, etc. At constant physical conditions, within bracket, temperature, comma pressure, etc. comma the electric current flows through a conductor. The electric current flows through a conductor is directly proportional to the potential difference applied, directly proportional to the potential difference applied across its terminals. पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। ठीक है, तो कंडक्टर के टर्मिनल पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होता है V वो प्रोपोर्शनल टू होता है I के। मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू I और प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट आता है R, तो V इक्वल टू IR लिखते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। यहाँ पे कई बार क्या होता है, कुछ बुक्स में आपको मिलता है आई, और कुछ बहुत बढ़िया बुक्स जो बहुत अच्छी मानी जाती है फिजिक्स में, उनमें भी ये लिखा होता है कि I प्रोपोर्शनल टू V और V प्रोपोर्शनल टू I, ये लिखा होता है। बट दिस इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग है। I प्रोपोर्शनल टू V नहीं होता, इसका मीनिंग अलग निकल जाता है। देखो, वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू करंट और करंट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ये देखने में और सुनने में एक ही जैसा लगता है, लेकिन कंसेप्चुअली मीनिंग अलग निकल जाता है। अब वो क्या है ये मैं आपको बताता हूं। जो सबसे बड़ी मिस्टेक है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं, जैसे मैं अब यहां बता रहा हूं कि यहां मैंने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, मैं दोनों को कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। I V प्रोपोर्शनल टू I अगर था तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर मैं हटाता हूं तो वहां पे इक्वल साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है R, तो उससे V इक्वल टू IR आता है, वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब मैं बात करता हूं कि अगर मैं I प्रोपोर्शनल टू V लिखता हूं तो क्या होता है। अगर मैं I प्रोपोर्शनल टू V लिखूंगा तो आज तक जैसा ट्रेडिशनली आप फिजिक्स में करते आए, ऑलवेज वाला केस बता रहा हूं मैं, कि ऐसा इसका कोई एक्सेप्शन आपने अभी तक नहीं देखा होगा कि आप जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट लगाते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ ये कहता है कि इसके हिसाब से जो कांस्टेंट निकल के आएगा वो R आना चाहिए। तो चलिए जी, अगर मैं यहां पे R लिख देता हूं तो हमारे पास रिलेशन गलत आ जाता है, I इक्वल टू RV। ये तो आपको दिख रहा है कि मैथमेटिकली रॉन्ग हो गया, लेकिन कंसेप्चुअली भी रॉन्ग हो गया। कंसेप्चुअली ऐसे रॉन्ग हो गया कि अगर मैं वोल्टेज को यहां कांस्टेंट करता हूं, फिक्स वोल्टेज कर दूं, तो I प्रोपोर्शनल टू 1/R आएगा, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ने पर करंट कम हो जाती है। और ये सब लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कम हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ जाएगा तो करंट कम होगी।
अब जरा इसकी बात करते हैं। अगर मैं यहां वोल्टेज को कांस्टेंट कर दूं तो I प्रोपोर्शनल टू R आ जाएगा। ये बताता है कि R जो है अगर उसको बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगी। ये टेक्निकली रॉन्ग हो गया। तो इसके हिसाब से जो जनरल ट्रेडिशन होता है हमारा कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन आके इक्वल और कांस्टेंट लगाइए, उसके हिसाब से ये मिस्टेक आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसी मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए बुक्स में क्या लिखा होता है। लिख देते हैं कि I प्रोपोर्शनल टू B था और यहां पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन जो लगाते हैं वो R ना लगा के 1/R लगा देते हैं, R की जगह 1/R। ठीक है, तो पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ किसी भी फिजिक्स के डेरिवेशन में, जब भी आपने पढ़ रखा हो स्टार्टिंग से लेकर आज तक के फिजिक्स में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपने किसी भी कांस्टेंट को 1 समथिंग माना हो। K मान लिया होगा लेकिन 1/K नहीं माना होगा। तो ये मैं जबरदस्ती क्यों करूं? पहली बात तो ये है कि क्या सिर्फ रिलेशन को सही करने के लिए कि ये काम करें हम? ये बात गलती है। दूसरी बात, जो कांस्टेंट निकल के आता है इस रिलेशन के अंदर वो R नहीं निकल के आता, वो 1/R निकल के आता है। और 1/R को हम बोलते हैं कैपिटल G, विच इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। तो कितनी कमाल की बात है, जो ओम्स लॉ है ना वो रेजिस्टेंस का लॉ है, कंडक्टेंस के लिए नहीं है। ओम ने जो अपना रोल लिया है वो रेजिस्टेंस को बताने के लिए किया है, कंडक्टेंस को बताने के लिए नहीं किया। लेकिन अगर आप इस चीज को लेके चलते हैं तो जो कांस्टेंट आता है वो R ना आके 1/R आता है, और 1/R रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, वो तो उसका उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो कमाल की बात है, जिस चीज को आप प्रूव करने के लिए लॉ बना रहे हैं, R के बारे में बताने के लिए आप इस रोल को बता रहे हैं, और आप जो इससे डिफाइन कर रहे हैं 1/R कर रहे हैं, तो इस बात का क्या सेंस है? ये तो उल्टा हो गया, जो आप बताना चाहते हैं उसका उल्टा प्रूव कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे टेक्निकल मिस्टेक्स हैं इसके अंदर जिसकी वजह से I प्रोपोर्शनल टू V लिखना सही नहीं है। तो पहली चीज मैंने आपको बता दी कि प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊंगा तो लीगली यहां पे मेरे पास कांस्टेंट आना चाहिए, जिसकी वजह से V को कांस्टेंट करते I प्रोपोर्शनल टू R हो जाता है, जो कि टेक्निकली रॉन्ग है। दूसरी बात, अगर इस रिलेशन को करेक्ट करने के लिए जबरदस्ती 1/R भी लगा दिया जाए तो भी ये टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि 1/R रेजिस्टेंस होता ही नहीं है, कंडक्टेंस होता है, जबकि ओम्स लॉ इज फॉर रेजिस्टेंस नॉट फॉर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस तो उसके बाद की प्रॉपर्टी है, लेकिन ओम्स लॉ ने कंडक्टेंस का जिक्र नहीं किया है, उसने रेजिस्टेंस का जिक्र किया है। ठीक है बेटा, ये बात थी। चलिए अब देखते हैं। तो आपको बेसिकली सिर्फ ये लिखना है, और अपने एनसीईआरटी आप बुक देखेंगे, क्लास 10th की देख लें, 12th की देख लें, तो उसके अंदर आपको कभी भी I प्रोपोर्शनल टू V नहीं मिलेगा, आपको हमेशा V प्रोपोर्शनल टू I ही मिलेगा। ठीक है बेटा, राइट? तो अब सुनिए, यहां पे R क्या था हमारे पास? R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, R इज रेजिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I, यानी कि वोल्ट पर एम्पियर, एंड वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम। ओम, ठीक है, ये इसकी यूनिट थी। तो ओम्स ने, जॉर्ज साइमन ओम ने अपने ही नाम पर इसका नाम ओम रख दिया है, यूनिट का नाम। ठीक है बेटा, तो R इज इक्वल टू, ये आपके पास इसकी SI यूनिट ओम। तो ओम को आप डिनोट करने के लिए एक सिंबल बनाते हैं ऐसा, दिस सिंबल इज बेसिकली कॉल्ड एज ओमेगा। इस सिंबल को हम बोलते तो ओमेगा है, लेकिन ये सिंबल है ओम का, ओम। ठीक है, चलिए, तो ये तो वो चीज थी जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ी हुई है। और रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। और वो ऑब्स्ट्रक्शन कौन लगाएगा? वो ऑब्स्ट्रक्शन लगाएंगे जो कुछ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्टर के, जो कि मेन करंट का पार्ट नहीं है, या फिर कुछ आयंस जो पॉजिटिव आयंस वहां पर पॉसिबल है, या कुछ दूसरे एटम्स। ये सारे के सारे ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं करंट की फ्लो के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओम्स लॉ का डिडक्शन क्या है, प्रूफ क्या है। ये एग्जाम में काफी आता है कि डिड्यूस ओम्स लॉ बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, सिंपली हम इसको डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बोलते हैं, लेकिन यहां पे मैं लिख देता हूं बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से हम ओम्स लॉ को डिड्यूस कैसे कर सकते हैं, प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके डिडक्शन में क्या है, मेरे पास बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, मैं लिख देता हूं यहां पे, वी नो दैट। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपके बड़ा काम आने वाला फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा काम आने वाला फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा। बाय वी नो दैट
ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। मैग्नीट्यूड की फॉर्म में अगर लिखूं तो मेरे पास आता है ई टाउ अपॉन एम। ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच का रिलेशन, ठीक है, ई टाउ अपॉन एम। एंड एक फॉर्मूला है करंट का, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये फॉर्मूला I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। अब वी डी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम है, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी है, तो फिर क्या सॉल्व करके इससे आता है, मैं अगर करंट निकालूं तो करंट की वैल्यू थी एन ई ए, वी डी की वैल्यू ऊपर से मैं पुट कर देता हूं ई टाउ अपॉन एम। ये अब कैसे करें, ओम्स लॉ में आपको चाहिए होता है V इक्वल टू IR, ये होता है, तो मुझे करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए, फिर रेजिस्टेंस को प्रूव करना है कि उसका फॉर्मूला क्या आएगा। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि हम ये देखेंगे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अपना खुद का फॉर्मूला। V इक्वल टू IR में तो रेजिस्टेंस एज अ कांस्टेंट आता है, लेकिन रेजिस्टेंस खुद किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है वो हम इस फॉर्मूले से डिराइव करेंगे। तो अब देखो V इक्वल टू IR के अंदर ये आपको अगर प्रूव करना है तो करंट तो मेरे पास है लेकिन वोल्टेज नहीं है, तो यहां कौन सा ऐसा पार्ट है यहां से मैं वोल्टेज को बना सकता हूं, तो वो मेरे पास है I इज इक्वल टू एन ई ए, ई कैपिटल ई की जगह लिख सकता हूं मैं V अपॉन एल टाउ अपॉन एम। अब ये कौन से फॉर्मूले से आया, हमारे पास था E इक्वल टू dV अपॉन dr, ये वही फॉर्मूला है कि E की जगह लिखा है मैंने dV की जगह लिखा है वोल्टेज और dr की जगह लिखा है लेंथ ऑफ कंडक्टर जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। तो E V अपॉन L टाउ अपॉन M ये लिखा हुआ है। अब देखिए अब क्या आता है, तो इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो आता है N E into E E स्क्वायर A V टाउ अपॉन ML, ये निकल के आता है। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो V अपॉन I निकालना है, वोल्टेज अपॉन करंट, तो चलिए जी वैल्यू पुट करते हैं। Therefore V अपॉन I वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू ML अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। चेक करें ढंग से, V अपॉन I ले जाऊंगा तो ML ऊपर जाएगा और एन ई स्क्वायर ए टाउ आएगा। अब ये V अपॉन I क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेजिस्टेंस, इसी को हम R बोलते हैं। ये जो ML अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ है यही मेन फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, या रेजिस्टेंस इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। अब इसमें कौन सी चीज का मतलब क्या है वो मैं साफ लिख देता हूं। Here R is equal to ML upon NE square A tau, जहां पर M का मतलब था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैं सीधा E का ऐसा लिख देता हूं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। L का मतलब था लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास N का मतलब था नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। किसी कंडक्टर के लिए नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 पर मीटर क्यूब होते हैं, यानी 1 मीटर क्यूब पे किसी कंडक्टर में 10 टू द पावर 28 से 10 टू द पावर 29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n हो गया हमारे पास, E का मतलब था चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके अलावा क्या था हमारे पास, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और टाउ का मतलब क्या है, टाउ इज व्हाट, रिलैक्सेशन टाइम। अब सबसे कमाल की बात क्या है, सबसे कमाल की बात यह है कि ओम्स लॉ तब वेरीफाई होगा जब मैं इस बात को प्रूव कर दूं कि R की जो ये वैल्यू है ये सिर्फ R तभी कांस्टेंट हो सकता है जब टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए। क्वेश्चन में आपके पास जो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था वहां लिखा था एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन प्रेशर टेम्परेचर एक्सेट्रा। टेम्परेचर और प्रेशर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए, अगर चेंज आ गया तो ओम्स लॉ वैलिड नहीं होगा, तो आप यानी कि रेजिस्टेंस कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि ओम्स लॉ बोलता है कि एक V अपॉन I एक कांस्टेंट चीज आती है और उसका नाम होता है रेजिस्टेंस। लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो कांस्टेंट कब आएगा, जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज ना हो। तो अब जरा चेक करते हैं कि इसके अंदर ये जो आपके पास फॉर्मूला दिख रहा है R इक्वल टू ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, अगर मैं टेम्परेचर बदल दूं तो कौन सी ऐसी चीज है जो बदल जाएगी। सोचिए, सबका मैंने नाम लिख दिया है। टेम्परेचर बदलने पे सबसे ज्यादा असर किस चीज पे पड़ना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
लेंथ ऑफ कंडक्टर बढ़ सकता है, अगर टेम्परेचर बहुत मैं हाई कर दूं तो लेंथ में चेंज आ सकता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में भी चेंज आ सकता है, ठीक है, लेकिन इतना होगा जब मैं टेम्परेचर काफी हाई करता हूं। नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फर्क पड़ सकता है, बिल्कुल फर्क पड़ सकता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो सकते हैं, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया पे फर्क पड़ सकता है, टेम्परेचर अगर बहुत हाई हो। टाउ इज रिलैक्सेशन टाइम, सबसे पहली ये चीज है जिसके ऊपर फर्क पड़ जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम का मतलब था कि इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आता है, टकराता है, कोलाइड करता है, फिर यहां से कोलाइड करके दूसरे के पास जाता है, तो इसके बीच में कितने टाइम तक ये फ्री चल रहा है विदाउट कोलिजन, उस एवरेज टाइम को बोलते हैं हम रिलैक्सेशन टाइम। और आपको पता है जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन थोड़े फास्ट चलेंगे, और फास्ट चलेंगे तो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे। तो जैसे ही आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम बदल जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर बदल गया तो पक्की बात है आर बदल जाएगा। तो क्लियर पता लग गया, आज पहली बार हमको ये बात पता लगी है, क्लास 10 में नहीं पता लगती ये बात, कि आज पहली बार ये पता लगी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस बदलता क्यों है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस इसलिए बदलता है क्योंकि जो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वो डिपेंड करता है, इनमें से कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो टेम्परेचर के साथ बदल जाते हैं, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल जाती है, ठीक है। और इसमें सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, रिलैक्सेशन टाइम। बाद में लेंथ और एरिया का जिक्र करते हैं जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, लेकिन टेम्परेचर अगर बहुत हाई ना हो, थोड़ा सा ही आपने बढ़ाया हो, तो पॉसिबल है कि लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कोई चेंज ना आए, लेकिन रिलैक्सेशन टाइम फिर भी बदलेगा चाहे आप कितना भी कम टेम्परेचर बढ़ा ले, क्योंकि उतने कम टेम्परेचर भी सफिशिएंट होता है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, यानी कि दिस इज व्हाट, ये जो आर आपके पास ये निकल के आया है, मैं यहां लिख देता हूं, इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कब आ सकता है, व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है तभी जाके आर की वैल्यू कांस्टेंट होगी। दिस इज ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का आपके पास डिडक्शन हो गया। एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम्स कांस्टेंट, ठीक है बेटा, ओके। अब बात करते हैं इसके आगे क्या है हमारे पास, इसके आगे हमारे पास एक कंसेप्ट है रेजिस्टिविटी का। रेजिस्टिविटी पहले समझते हैं। लेकिन एक चीज और है कि ओम्स लॉ जब भी आप पढ़ते हैं तो आपको ओम्स लॉ में ग्राफ के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो पहले मैं ग्राफ बता दूं फिर रेजिस्टिविटी की बात करते हैं। जो ग्राफ्स है हमारे पास फॉर ओम्स लॉ, दो तरीके के ग्राफ पॉसिबल है, जिसमें V और I यहां लिखा हो, और दूसरा ग्राफ जिसमें यहां पे I और यहां पे V लिखा हो। अब उस केस में क्या होगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, दोनों चीजों को मैं साथ साथ कंपेयर करके बताता हूं ताकि आप डिफरेंस सीख सकें। जब भी हम बात करते हैं ग्राफ की, तो ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। स्लोप ऑफ ग्राफ इज इंडिकेटेड बाय V अपॉन I, वोल्टेज अपॉन करंट से आप स्लोप ऑफ ग्राफ बताते हैं। तो वोल्टेज अपॉन करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस इन दिस केस। तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये एंगल, स्लोप को हम tan थीटा भी बोलते हैं, tan थीटा। और tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर यानी कि y एक्सिस अपॉन बेस यानी कि x एक्सिस। क्योंकि tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इसीलिए स्लोप का फॉर्मूला होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। y एक्सिस पे वोल्टेज लिखिए, x एक्सिस पे करंट लिखिए, तो v अपॉन i इक्वल टू r हो गया। इसका मतलब है इस ग्राफ का स्लोप जो है, जिसमें v यहां लिखा हो, i यहां लिखा हो, वो आपको रेजिस्टेंस डिनोट करता है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। अगर मैं इसमें स्लोप ऑफ ग्राफ की बात करता हूं, तो स्लोप ऑफ ग्राफ इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। और y एक्सिस पे क्या लिखा है आपके पास, y एक्सिस पे लिखा है करंट, x एक्सिस पे क्या लिखा है, वोल्टेज लिखा है। तो I अपॉन V आया, और I अपॉन V होता है 1 अपॉन R, एंड दिस 1 अपॉन R इज कॉल्ड एज कैपिटल G, एंड कैपिटल G इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। अब जो कंडक्टेंस है, अगर इसकी डेफिनेशन पूछी जाए तो क्या होगी, कंडक्टेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सिंपल सी डेफिनेशन, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करना है तो कंडक्टेंस बनेगी। ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेसिप्रोकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर मैं रेसिप्रोकल की बात करता हूं तो सीधा सीधा हो गया G इक्वल टू 1 अपॉन R, दिस इज रेसिप्रोकल। ठीक उल्टा करना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या होता है,
V I proportional to 1 upon R. This is inversely proportional. जब 1 upon R के और I के बीच में इक्वल साइन ना आके प्रोपोर्शनल का साइन आ जाए तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि R के बढ़ने के साथ करंट चेंज होता है। लेकिन अगर इसी फॉर्मूले को थोड़ा और सॉल्व किया जाए तो ये मेरे पास B आ जाएगा, यानी कि I और R जो थे सिर्फ वो फॉर्मूले के अंदर नहीं थे, कोई तीसरा वेक्टर भी था जिसको कांस्टेंट रख के रिलेशन निकाला गया है, तो इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि इस रिलेशन से निकल के आता है I प्रोपोर्शनल टू 1 upon R. दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, एक बढ़ने पे दूसरा कम होगा, लेकिन वो किस प्रोपोर्शन में कम होगा ये वो है। यानी कि ये अगर 3 है तो जरूरी नहीं कि I 1 upon 3 आएगा, क्योंकि वोल्टेज की भी कोई वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर मैं R की वैल्यू यहां 3 रखता हूं तो G पक्का 1 upon 3 ही होगा। तो यहां इक्वल साइन है तो रेसिप्रोकल, यहां प्रोपोर्शनल साइन है तो रेसिप्रोकल, ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, अब सुनिए, जो कंडक्टेंस था आपके पास, ग्राफ तो ये थे आपके पास, कंडक्टेंस के बारे में हम कुछ थोड़ा समझ लें कि व्हाट इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस डिनोटेड बाय कैपिटल G और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। डेफिनेशन यही है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1 upon R आता है। अगर मैं SI यूनिट की बात करूं तो वो क्या आएगी, SI यूनिट G की अगर निकालनी है तो 1 upon रेजिस्टेंस की यूनिट रखनी है, ये रेजिस्टेंस की यूनिट थी ओम, तो इस रेसिप्रोकल से निकल के आता है हमारे पास MHO। 1 upon ओम को बोलते हैं मो। अब देखो याद करना कितना आसान है, OHM ओम, ठीक उल्टा कर दो तो MHO मो, मो माया, ये बिल्कुल वही है, मो माया वाला। तो G की हो गई मो, इसको हम S भी बोल देते हैं, साइमन या सीमन बोल देते हैं, ठीक है ना। एक ये भी इसकी यूनिट है, हो सकता है आपने केमिस्ट्री में काफी बार इसको पढ़ा हो, लेकिन आप इसको मो भी याद कर सकते हैं, ठीक है, जैसे भी आपको जो इजी लगता है, सीमन S याद कर लें या फिर मो MHO, दोनों में से कोई भी एक, ठीक है। अब सुनिए, जो नेक्स्ट चीज हमको पढ़नी है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी डिनोटेड बाय सिंबल रो। अब ये क्या आइटम है, पहले तो मैं उस बारे में बस डिस्कस करना चाहूंगा जो क्लास 10th में पढ़ा था, बेसिक नॉलेज थी। ऐसा नहीं कि आपने क्लास 10th में कुछ गलत पढ़ा है, लेकिन कई बार क्या होता है जो पढ़ा होता है वो इनसफिशिएंट होता है, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी रिक्वायर्ड होती है बताने के लिए, लेकिन क्लास 10 तक उसको ना भी बताएं तो काम चलता रहता है, लेकिन 12th में उसको जानना जरूरी है। तो रेजिस्टिविटी जो है, आपने इसका जो फॉर्मूला सुना है वो आपने इस तरीके सुना है कि रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, एरिया अगर बढ़ जाए तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ठीक है। तो R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A आ जाता है, और इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के एक कांस्टेंट लगाते हैं आप, रो, RHO, इसको सिंबल को हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ध्यान रखिए कि रेजिस्टिविटी इज आल्सो नोन एज व्हाट, एक और स्पेशल टर्म है जो रेजिस्टिविटी के लिए यूज किया जाता है, वो आपको जरूर याद होना चाहिए। हम इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू रो एल अपॉन ए में ये तो क्या मेन फॉर्मूला था, जिससे आप रो अगर निकालना चाहें तो वो R इंटू ए अपॉन एल आता है, वेयर रो इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। अब क्लास 10th में आपने क्या क्या पढ़ रखा है मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूं। आपने क्लास 10th में ये पढ़ रखा है कि रेजिस्टिविटी इज मटेरियल कांस्टेंट। किसी भी वायर की लेंथ कितने भी बढ़ाओ, कितनी भी छोटी कर दो, वायर को कट कर दो, वायर को खींच दो, वायर को घुमा दो, रेजिस्टिविटी रिमेन सेम, क्योंकि मटेरियल वही रहता है, ठीक है। रेजिस्टेंस बदलता रहता है लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती है। ये आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है। लेकिन अब मुद्दा है कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट रहती क्यों है, और क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को बदल सकता है, वो भी पढ़ना है हमको कि ऐसा क्या फैक्टर है जो रेजिस्टिविटी को बदल सकता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि रेजिस्टिविटी नॉर्मली कांस्टेंट होती क्यों है। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपके क्लासरूम का एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि जितने लोग मुझे देख रहे हैं उन सब में कॉमन क्या है, क्या कॉमन है, जितने भी लोग, या जो मुझे अभी देख रहे हैं, जो मुझे बाद में देखेंगे, या कोई ऐसे बच्चे किसी और स्टेट के जो नहीं भी देखेंगे मुझे, तो जितने भी बच्चे हैं
जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना चाहते हैं क्लास 12 में, इन सब में क्या कॉमन है? इन सब में कॉमन है कि सारे क्लास 12 के बच्चे हैं। अब क्लास 12 का बच्चा होना ये एक जनरल टर्म है, जनरल, ये है रेजिस्टेंस। लेकिन अगर मैं बात करता हूं, मान लो कोई एक ऐसा बच्चे को लोकेट मैं करता हूं जिसका नाम है प्रत्युष, मान लीजिए, ठीक है, तो मैं बोलता हूं कि एक प्रत्युष जो एक पर्टिकुलर स्कूल का बच्चा है, ठीक है, मैं कोई भी नाम XYZ मान लेता हूं, ठीक है, कि एक प्रत्युष बच्चा है जो कि XYZ स्कूल का बच्चा है, जो क्लास 12 का बच्चा है, तो क्या मैंने उस क्लास 12 के बच्चे को स्पेसिफिक कर दिया कि नहीं कर दिया? अब अगर मैं प्रत्युष एक पर्टिकुलर स्कूल के बच्चे की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि मैंने चीजों को स्पेसिफिक कर दिया है कि अब मैं सिर्फ एक बच्चे की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि क्लास 12 के बच्चों को ऐसा करना चाहिए, तो इसका मतलब मैं सारे क्लास 12 के बच्चों की बात कर रहा हूं, जो सारे एक ही जैसे हैं, चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, चाहे उनका मेंटल कैलिबर कुछ भी हो, वो सारे एक जैसे। तो जब मैं सबके लिए एक यूनिफॉर्म प्लेटफॉर्म बनाता हूं तो वो जनरल हो जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ स्पेसिफिक बात करता हूं, तो इसका मतलब है कि वो बहुत अनयूजुअल हो जाता है, बहुत अलग तरीके का हो जाता है। जैसे आपने नाउन में पढ़ा है कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन, तो कॉमन का मतलब तो ये हो गया ना क्लास 12 कॉमन होना, प्रॉपर का मतलब किसी चीज को मैं फिक्स कर देता हूं। अगर मैंने फिक्स कर दिया कि हाँ यही बच्चा है, इसी स्कूल का है, क्लास 12 का है, तो इसका मतलब सबका दिमाग एक ही जगह जाएगा कि अच्छा इस बच्चे की बात हो रही है। अब आप सोच के देखिए, क्योंकि ये प्रत्युष बच्चा जो है ये भी क्लास 12 का ही बच्चा है, ठीक है, ये तो कॉमन बात है। लेकिन इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि ये बच्चा, इसका नाम प्रत्युष है, ये अलग बात है। चलो प्रत्युष नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि वो इस पर्टिकुलर स्कूल का है, तो इसका मतलब मैंने उसको और स्पेसिफिक कर दिया ताकि सबकी नजर सिर्फ एक बच्चे पे जाए। ये अंतर हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का, यानी कि रेजिस्टेंस के अंदर से ही अगर मैं कुछ स्पेशल क्राइटेरिया कर दूं तो वो स्पेशल रेजिस्टेंस बन जाता है, और वो स्पेशल रेजिस्टेंस ही रेजिस्टिविटी कहलाता है। यानी कि रेजिस्टेंस तो सारे ही हैं, लेकिन रेजिस्टेंस में से अगर मैंने नाम स्कूल अलग कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वही बच्चा जो रेजिस्टेंस था पहले, अब वही रेजिस्टिविटी हो गया, क्योंकि मैंने उसको स्पेशल बना दिया। तो इसलिए इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। हिंदी में बोलते हैं हम इसको विशिष्ट प्रतिरोध, और विशिष्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, बिल्कुल पर्टिकुलर कर दिया आपने उसका। ठीक है बेटा, तो अब सुनिए, अब ये तो थी हमारे पास एक जनरल अंडरस्टैंडिंग की बात। अब मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में जनरली फर्क क्या पड़ता है। एक एग्जांपल लेते हैं कि कॉपर का पीस मैंने अमेरिका से मंगवा लिया, कॉपर का एक पीस, ठीक है, कॉपर जो डग करके निकला हो माइंस के थ्रू, आपने उसको निकाल लिया, ठीक है। इंडिया से हमने कॉपर का पीस ले लिया, और न्यूजीलैंड से मान लीजिए कॉपर का पीस ले लिया। अब ये तीनों के तीनों जो कॉपर के पीस हैं, इसमें क्या अलग हो सकता है और क्या सेम हो सकता है? सोचिए, अलग अलग कंट्री से मंगाया मैंने उसका साइज भी नहीं बताया, शेप भी नहीं बताया, बस मैंने बोला एक पीस चाहिए मेरे को, अपने हिसाब से भेज दो। तो उन्होंने अपने हिसाब से भेज दिया, अपने हिसाब से भेज दिया। तो मेरे पास 3 कॉपर के पीस हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है, ठीक है। अब मुझे बताइए कि इनमें क्या चीज सेम है और क्या अलग हो सकता है। इनमें सेम यह है कि तीनों के तीनों कॉपर है, और तीनों कॉपर है तो इसका मतलब सबकी डेंसिटी सेम है, ठीक है, क्योंकि अगर डेंसिटी बदल जाएगी तो मटेरियल अपनी प्रॉपर्टी बदल देगा, ठीक है। डेंसिटी सबकी सेम है, उसका लस्टर वैसा ही होगा, कलर कुछ वैसा ही होगा, ऑलमोस्ट वैसा ही होगा, हो सकता है कुछ इंप्योरिटीज भी हो, लेकिन जनरली उसका कलर वैसा ही होगा जैसा कॉपर का कलर होता है, ठीक है, राइट। लेकिन क्या अलग हो सकता है? छोटे मोटे पीस के हिसाब से उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। मटेरियल सेम था, इसलिए उसकी जो प्रॉपर्टी थी जो सेम रह सकती है वो है रेजिस्टिविटी, लेकिन क्योंकि सबकी साइज डायमेंशन अलग अलग है तो उनका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस तो बदला जा सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी जनरली नहीं बदलती। अगर रेजिस्टिविटी को बदलना है तो आपको बहुत स्पेशल कंडीशन उसके लिए लगानी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसकी स्पेशल कंडीशन को बताया जाए। चलो जी, अब देखते हैं मैं किस कंडीशन में इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम कर सकता हूं। हमने क्या किया कि जो अमेरिका से हमने मंगाया, अमेरिका से जो हमने कॉपर का पीस मंगाया, हमने क्या किया कि उसको इतना बड़ा पीस मंगाया था कि मैं उसका 1 मीटर का क्यूब बना लूं, 1 मीटर थिक क्यूब, सॉलिड क्यूब, ठीक है। तो अब सोचिए, 1 मीटर का मैंने एक थिक क्यूब कॉपर का बना लिया, ठीक है, जो प्योर होने के बाद जैसा बना था वैसा कॉपर का पीस, पूरा अंदर तक भरा हुआ है, ध्यान रखिए, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट। फिर न्यूजीलैंड से जो कॉपर का पीस आया था उसको भी मैंने 1 मीटर का ही बना लिया, यानी कि 1 मीटर वॉल्यूम का बना लिया, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ एंड 1 मीटर हाइट, ये भी कॉपर है। और जो इंडिया से आया कॉपर का पीस, उसको भी हमने इसी डायमेंशन का बना लिया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये तीनों ही कॉपर हैं और मैं इन तीनों को कनेक्टिंग वायर के साथ जोड़ दूं, किसी बाहर के सर्किट्स के साथ जोड़ दूं,
तो जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा R1, जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा R2 और जो रेजिस्टेंस ये ऑफर करेगा R3, क्या वो डिफरेंट होंगे? क्या इन तीनों के रेजिस्टेंस डिफरेंट होंगे? ये तीन अलग अलग कंट्री से आया हुआ कॉपर है, लेकिन तीनों की डायमेंशन हमने सेम कर दी, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, ताकि इसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब हो जाए। तो अब अगर मैंने इसको एक्सटर्नल कनेक्शन के अंदर डाल दिया जिससे करंट फ्लो करती है, तो क्या इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा? सोचिए, नहीं होगा। इन तीनों का रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने इसको स्पेशल क्राइटेरिया में कर दिया। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट अगर मैंने तीनों की सेम कर दी, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अब इस कॉपर के अंदर हैं वो बिल्कुल बराबर है तीनों केस में, क्योंकि डेंसिटी सबकी सेम है। डेंसिटी सेम है, साइज भी सेम है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल बिल्कुल बराबर आएंगे। लेकिन अगर मैं मान लीजिए इसके अंदर थोड़ा सा और कॉपर जोड़ देता हूं, तो बेटा इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए। ठीक है, मटेरियल तो सेम है, रेजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, लेकिन रेजिस्टेंस बदल गया। क्योंकि रेजिस्टेंस और भी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, वो लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर मैंने इसके अंदर कुछ ऊपर से ऐड कर दिया तो पॉसिबल है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा, लेकिन रेजिस्टिविटी इसलिए सेम रहेगी क्योंकि मटेरियल अभी भी कॉपर ही है। तो अगर मैं दोबारा से इसका 1 मीटर का क्यूब बनाता हूं, उसको मेल्ट करके दोबारा से 1 मीटर का क्यूब बनाता हूं, एक्स्ट्रा चीज फेंक देता हूं, तो अभी भी ये उतना ही रेजिस्टेंस ऑफर करेगा जितना कि ये कर रहा। तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस को किसी स्पेशल कंडीशन के अंदर अगर आप लगा दें तो उसे रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे कि जब मिलिट्री में इंसान जाता है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं मिलिट्री बैकग्राउंड के बारे में, थोड़ा बहुत मुझे आइडिया है। अगर आप डिफेंस सर्विसेज में जाना चाहते हैं और मान लीजिए आप आर्मी के लिए जाना चाहते हैं, तो आप आर्मी में गए, ऑफिसर रैंक के लिए गए, आपने एनडीए क्रॉस किया, या ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस के थ्रू गए, या टेक्निकल एंट्री स्कीम के थ्रू गए। जब आप गए वहां पे तो आपका एम बदल गया जाने के बाद। आपने ये सोचा कि नहीं, मैं कमांडो ट्रुप के अंदर जाऊंगा, मैं एनएसजी कमांडो में जाना चाहता हूं। वो सबसे सबसे टॉप लेवल की सर्विसेज होती हैं डिफेंस सर्विसेज के अंदर, और उसको क्रैक करना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस बहुत चाहिए होती है, इंटेलिजेंस बहुत अच्छी चाहिए होती है, ठीक है, रूटीन बड़ा तगड़ा होता है। तो आप मुझे सोच के बताइए कि ये जो पूरा आप आर्मी के अंदर गए, लेकिन एनएसजी कमांडो जो होंगे, आर्मी के अंदर से जो जाने वाले सेलेक्ट होने वाले कमांडो है 25 से 30 या मैक्सिमम 50 मान लेता हूं मैं, तो वो अगर जाते हैं, मतलब ऑफिसर तो वो सारे ही थे, लेकिन एनएसजी कमांडो जो थे वो सिर्फ कुछ सेलेक्ट हुए। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी को मैं कैसे कैसे सोच सकता हूं? जितने ऑफिसर थे जो ट्रेनिंग में गए थे, किसमें? आर्मी के अंदर, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में गए, प्रेमनगर में, ठीक है, वहां पे गए वो, और वहां पर जितने भी थे वो सारे के सारे ऑफिसर बनने थे, सभी ऑफिसर बनेंगे। लेकिन उन ऑफिसर के अंदर से कुछ ऐसे पर्टिकुलर हैं जो कि ऑफिसर में भी स्पेशल ऑफिसर बन जाएंगे, वो बनेंगे कमांडो, ठीक है, वो कमांडो बनेंगे। तो मुझे बताइए कि क्या अंतर हुआ? जितने एनएसजी कमांडो हैं वो ऑफिसर तो हैं, बाकी सारे लोग भी ऑफिसर हैं, ये बात तो कॉमन है। लेकिन इन्हीं कॉमन में से अगर मैंने एनएसजी कमांडो को अलग निकाला है तो मैंने कुछ स्पेशल कंडीशन दी होगी उनको, उन्हें पहले ही बता दिया होगा कि भैया तुमको पूरे दिन में 3.5 घंटे सोना है, ठीक है, ये स्पेशल कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि बाकी लोग अगर 5 किलोमीटर दौड़ते हैं तो तुमको 20 किलोमीटर दौड़ना है, कंडीशन अलग कर दी। इसका मतलब जनरल क्राइटेरिया से उठा के आपने एक स्पेशल क्राइटेरिया बताया, और उस स्पेशल कंडीशन के अंदर अब जो आपके पास रेजिस्टेंस लगेगा, जो अब आप निकल के आओगे, वो रेजिस्टिविटी कहलाएगी। यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन के अंदर। वो ये बताता है आपको कि अगर दुनिया के जितने भी कॉपर हैं, इन सब को अगर मैं एक ही जैसा बना दूं तो सारे बिल्कुल सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे, लेकिन सेम रेजिस्टेंस सिर्फ तभी ऑफर करेंगे जब एक जैसे होंगे, यही कंडीशन है, यानी कि डायमेंशन एक जैसी होगी। नहीं तो एक पतली कॉपर की जो वायर होती है वो ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करती है, और एक मोटी कॉपर की वायर कम रेजिस्टेंस ऑफर करती है। दोनों ही कॉपर है, लेकिन कंडीशन आपने सेम नहीं रखी, एक को थिन एक को थिक कर दिया। लेकिन अगर मैं दोनों को थिन कर दूं बिल्कुल सेम डायमीटर का, ठीक है, या दोनों को थिक कर दूं, थिक या थिन बिल्कुल एक जैसा, अगर मैंने दोनों को एक जैसा बना लिया तो दोनों रेजिस्टेंस सेम ही ऑफर करेंगे। तो अगर आप स्पेशल डायमेंशन दोनों को दे देते हैं, एक ही जैसी डायमेंशन देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस हमेशा सेम ऑफर करेंगे। तो वो स्पेशल कंडीशन जो है, उसी कंडीशन के हिसाब से रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी मान लेते हैं। बात ये थी। अब सोचिए, अब मैं आपको बताता हूं कि रेजिस्टिविटी जो है हम क्यों बोलते हैं कि दैट इज स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, वो मटेरियल के हिसाब से बदल जाती है। कैसे बताऊं इस बात को? तो चलिए एक काम करते हैं, मैंने कॉपर मंगाया कहीं से, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री से कॉपर मंगाया, और उस कॉपर को मैंने क्या किया, 1 मीटर क्यूब का डायमेंशन दे दिया, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। फिर मैंने क्या किया, एल्यूमिनियम मंगाया किसी कंट्री से, उसको भी सेम डायमेंशन
दी 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, ठीक है। फिर मैंने आयरन कहीं से मंगाया 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, यानी कि पहला जो था मेरे पास वो आ गया कॉपर, दूसरा मेरे पास आ गया एल्यूमिनियम और तीसरा हो गया मेरे पास आयरन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मैं तीनों में करंट फ्लो कराता हूं तो क्या तीनों के तीनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? सोचिए, क्या तीनों के तीनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? मैंने तीनों की डायमेंशन सेम रखी है लेकिन मटेरियल अलग अलग है, तो क्या तीनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे? तो आंसर होगा नो। सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा कॉपर, सबसे अच्छा कंडक्टर यही है तीनों के अंदर से, फिर एल्यूमिनियम और लास्ट में आयरन। सबसे ज्यादा करंट ये फ्लो कराएगा, उससे कम ये और सबसे कम ये। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मटेरियल अगर बदल दिया सेम डायमेंशन के साथ तो रेजिस्टेंस बदल गया। इसी चीज को हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल कांस्टेंट, यानी कि एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए तो हमेशा सेम रहेगी, लेकिन अगर आपने मटेरियल बदल दिया तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। अब बताओ क्यों रेजिस्टिविटी बदली होगी? मैं बताता हूं। अगर मैं कॉपर के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखता हूं इस वॉल्यूम के अंदर, देखो तीनों का वॉल्यूम बराबर है 1 मीटर क्यूब, लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखता हूं तो मान लो 20 थे, तो हो सकता है इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 30 और इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स 50 हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तीनों की डेंसिटी सेम नहीं है, तो इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल गए। उसको हम नंबर डेंसिटी की फॉर्म में बोलेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर तीनों का नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर डेंसिटी अलग अलग है तो तीनों अलग अलग रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। इसलिए मटेरियल बदल जाने के बाद, सेम डायमेंशन रखने के बाद भी आपको पता लगता है कि रेजिस्टिविटी कैसी रहेगी, रेजिस्टेंस कितना ऑफर होगा। इसलिए रेजिस्टिविटी का अगर पता लगाना हो कि किसकी रेजिस्टिविटी कितनी है, तो जितने डिफरेंट आप मटेरियल लेंगे सबको एक ही जैसा बना लो पहले, और फिर देखो कौन कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस आयरन ऑफर करेगा तो इसी की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। ये कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है तो इसकी कम रेजिस्टिविटी होगी, और सबसे कम रेजिस्टिविटी इसकी होगी क्योंकि ये सबसे कम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया इस टाइम तीनों का सेम है। अब कैसे? मैं आपको दिखाता हूं। जो मैंने इस फॉर्मूले से बता रखा है आपको उससे दिखाता हूं कि इसमें लेंथ हमारे पास सबकी 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर, ये एरिया था। अगर लेंथ और एरिया तीनों का सेम है तो R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए वाले फॉर्मूले से, या रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल वाले फॉर्मूले से, एरिया भी सबका सेम है, लेंथ भी सबकी सेम है, तो रो प्रोपोर्शनल टू आर हो गया। अगर मैं इन दोनों की वैल्यू 1 1 रख देता हूं तो रो इज इक्वल टू ही आर आ जाएगा, जो इनका रेजिस्टेंस होगा वही इनकी रेजिस्टिविटी कहलाएगा। अदरवाइज ये तो पता ही लग रहा है कि अगर ए और एल दोनों कांस्टेंट है तो रो प्रोपोर्शनल टू आर, जो सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसी की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो बहुत क्लियर सी बात है। मैं एक बहुत बड़े टैंक के अंदर बहुत सारा पानी रख लेता हूं, बहुत सारा पानी, ठीक है। एक बड़े टैंक के अंदर बहुत सारा पानी था, पूरा ऊपर तक भरा। अब मैं उस टैंक के अंदर से एक ग्लास ऑफ वाटर निकाल लेता हूं। अब पता है इस ग्लास के पानी में और टैंक में क्या सेम है और क्या डिफरेंस है? सेम ये है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, ये भी वाटर वो भी वाटर। इसी को हम रेजिस्टिविटी बोल देते हैं इस कॉन्टेक्स्ट में, कि दोनों की रेजिस्टिविटी सेम है क्योंकि मटेरियल सेम है, ठीक है। लेकिन अमाउंट अलग अलग है ना, तो रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड करता है करंट कितनी फ्लो करके निकलेगी। लेकिन मटेरियल सेम है, ठीक है, तो इसका मतलब है वो रेजिस्टिविटी का कांसेप्ट है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सेम कब किया जा सकता है इसको, एक ग्लास ऑफ वाटर निकाला मैंने, दूसरा ग्लास भी वैसा ही लिया और उतना ही वाटर निकला। अब देखो दोनों के दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, दोनों की रेजिस्टिविटी भी सेम और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम, क्योंकि आपने दोनों को सेम कैटेगरी दे दी, दोनों का एक एक ग्लास वाटर लिया। तो जब हम कंडीशन सिमिलर कर देते हैं तो कंपैरिजन होगा रेजिस्टिविटी का, ठीक है बेटा। तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वही उस टाइम रेजिस्टिविटी का आपको आइडिया दे जाता है। तो रेजिस्टेंस इज अ वास्ट टर्म, जनरल टर्म, लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक कर दूं 1 मीटर की लेंथ लेनी है, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया लेना है, तो जाके जो रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी कहलाएगी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक, स्पेशल, ठीक है बेटा, राइट। तो रेजिस्टेंस तो वही दुनिया में अलग अलग चीजों का अलग अलग हो सकता है, लेकिन रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहती है। अब रेजिस्टिविटी कब बदल सकती है? रेजिस्टिविटी तब बदल सकती है जब मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूं तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। अब सोचो क्यों। ये कॉपर का एक पीस था, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट। मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूं। टेम्परेचर बढ़ाते साथ ही सबसे पहला काम क्या होगा, जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, टेम्परेचर बढ़ाते साथ इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर जाएंगे, डेंसिटी बदल जाएगी,
और जब डेंसिटी बदल जाएगी, गैप बढ़ेंगे उनके बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इजीली हो पाएगा, रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो नंबर डेंसिटी पे फर्क पड़ जाता है, क्योंकि चीज मेल्ट होनी अगर चालू होगी तो मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे। व्हेन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इट चेंजेस, रेजिस्टिविटी आल्सो चेंजेस। तो इसलिए ध्यान रखना कि रेजिस्टिविटी जो है वो लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि उसके क्राइटेरिया के लिए आपको एक पर्टिकुलर लेंथ का डायमेंशन सोच लेना होता है। लेकिन अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो डेंसिटी बदलती है, इसलिए रेजिस्टिविटी बदल जाती है। इसलिए जैसा कि आपने ओम्स लॉ में लिखा था कि एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, इसी तरीके से टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखोगे तो रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टिविटी बदल जाएगी। ठीक है, ये भी हम फॉर्मूले से बता सकते हैं, मैथमेटिकली भी इस बात को बता सकते हैं हम, लेकिन पहले जनरल मीनिंग समझने वाली बात है। तो मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टिविटी, वो प्रॉपर तरीके से आपको पता होनी चाहिए। वो ये डेफिनेशन थी कि इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ मटेरियल of 1 meter length and 1 meter square cross section area। एरिया कितना है? 1 meter square। लेंथ कितनी है? 1 meter। तो it is defined as the resistance offered by a cubic material या by a material of 1 meter length and 1 meter square cross section area such that current flows perpendicular to one of its opposite faces। ये भी कंडीशन है कि करंट जो है परपेंडिकुलर अगर जाएगी तो उस केस में जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसके रेजिस्टिविटी को डिनोट करेगा। अब क्या फर्क पड़ता है कि करंट को मैं परपेंडिकुलर भेजूं या कहीं और से भेजूं, क्या फर्क पड़ता है? चलो मैं बताता हूं फर्क क्या पड़ता है। जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, दैट मींस वी आर डीलिंग विद द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। हमेशा दो सरफेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो स्मॉलेस्ट होता है। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट कम्स इन पाथ ऑफ द करंट। लेस नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आएंगे तो सबसे कम रेजिस्टेंस लगेगा। लेकिन अगर मैं डायगोनली भेज दूं इसको, तो आपको पता है डायगोनली नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा आएंगे, लेंथ ज्यादा आ गई, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा आएंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडीशन क्या क्या थी? 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और करंट को कैसे पास कराओ? परपेंडिकुलर पास कराओ। अगर परपेंडिकुलर पास कराओगे तो उस टाइम मिनिमम रेजिस्टेंस काम करेगा, और इन सब क्राइटेरिया के बाद एक फिक्स वैल्यू रेजिस्टेंस के निकल के आएगी, एंड दैट फिक्स वैल्यू इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। इनमें से आप कुछ भी हल्का फुल्का चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टिविटी इसलिए सेम रहेगी कि क्योंकि मटेरियल सेम है, तो उसके अंदर हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस में नंबर ऑफ पार्टिकल सेम ही आएंगे। 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर क्रॉस सेक्शन एरिया में आपके पास हमेशा वॉल्यूम उतना ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना कि मटेरियल बदलने के साथ ही ये सारी चीजें बदल सकती हैं। अगर आप मटेरियल नहीं बदलोगे तो ये चीजें कभी नहीं बदलेंगी, इसलिए रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल कांस्टेंट। ठीक है, राइट। सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। एसआई यूनिट रो इज इक्वल टू आर इनटू ए अपॉन एल। रो इज इक्वल टू आर इनटू ए अपॉन एल। तो आर क्या है हमारे पास ओम में, एरिया है मीटर स्क्वायर में, लेंथ है मीटर में, तो मीटर से मीटर कैंसिल होता है तो आता है हमारे पास ओम मीटर। रो इज इक्वल टू ओम मीटर। यस, ओम मीटर। ठीक है, राइट। पता है दो चीजें होती हैं, एक क्वेश्चन छोड़ता हूं आपके लिए। एक तो ये लिखा है मैंने ओम मीटर, और ये लिखा है ओम मीटर। इन दोनों में डिफरेंस है क्या? और ध्यान रखिए, ये ऐसा मुझे कोई आंसर नहीं चाहिए कि इसमें स्मॉल ओ है इसमें कैपिटल ओ है, बिल्कुल नहीं। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, या आप मुझे व्हाट्सएप करके इसका आंसर बता सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस ओम मीटर एंड दिस ओम मीटर। ये क्या डिफरेंस होता है? स्मॉल और कैपिटल के चक्कर में ना पड़े। इसका जो आंसर है वो इंग्लिश के मुकाबले बिल्कुल नहीं है, यानी कि इंग्लिश के रेस्पेक्ट में बिल्कुल नहीं है, टेक्निकल आंसर है। ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू। ठीक है बेटा, सो दिस इज अबाउट रेजिस्टिविटी, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आता है जो इस बात को प्रूव करता है कि रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। देखिए, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, इसके ऊपर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो अब तक दो फॉर्मूले हमने पढ़े। एक फॉर्मूला पढ़ा आपने R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एक ये फॉर्मूला पढ़ा।
ठीक है, एक फॉर्मूला पढ़ा आपने R इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। ये फॉर्मूला अभी हमने रिसेंटली ओम्स लॉ के डायरेक्शन में पढ़ा। अगर इन दोनों को आप कंपेयर करते हैं तो क्या मिलता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिला आपको? आपको मिला रो l अपॉन a इज इक्वल टू ml अपॉन ne स्क्वायर a टाउ। ये मिला, l से l चला गया, a से a चला गया, तो रो कितना मिल के आया? m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। ये था हमारे पास। अब आप सोच के देखिए कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो चेंज हो जाएगा अगर मैं टेम्परेचर बदलता हूं। टेम्परेचर बदलने पर कौन सा फैक्टर चेंज हो जाएगा? टेम्परेचर बदलता हूं तो रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ता है, टाउ पे। स्पीड काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा तुरंत ही रो बदल जाएगा। तो इसलिए रेसिस्टिविटी मटेरियल कांस्टेंट तो होती है, लेकिन टेम्परेचर बदलेंगे तो बदल जाएगी। ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और इसी फॉर्मूले के बेस पर कुछ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बस मैं एक चीज बता दूं, किसी फॉर्मूले के बेस ऊपर बेस्ड एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्या पूछा जाता है मैं लिख देता हूं यहां पे। क्वेश्चन था ऑन व्हाट फैक्टर्स resistivity of a conductor depends on what factors resistivity of a conductor depends। तो उसमें क्या था? इसका आंसर क्या होगा? कुछ बच्चे लिखेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ बच्चे लिख देंगे लेंथ, क्योंकि उनको फॉर्मूले में दिख रहा होता है सब, लेकिन इसका आंसर वो नहीं है। आपको रेजिस्टिविटी की डिपेंडेंसी इस फॉर्मूले से बताना होती है। इस फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें आती हैं, जिनमें से 2 चीजें कभी नहीं बदल सकती। एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ई का मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बची 2 चीजें, और वो चीजें बची आपके पास क्या? नंबर डेंसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो पहला आंसर होता है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डिनोटेड बाय स्मॉल m। और सेकंड था हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम। अगर मान लो आपसे थर्ड फैक्टर पूछ लिया जाए, वैसे 2 ही पूछते हैं, लेकिन अगर थर्ड फैक्टर पूछ लें तो थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए? टेम्परेचर। टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है, कैपिटल टी के ऊपर। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इफ द रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीजेस तो व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी। या ये पूछ रहे कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स फास्ट हो जाएंगे, कोलिजन जल्दी होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर कम हो जाएगा तो रेजिस्टिविटी करंट की बढ़ जाएगी। ये सारे के सारे फैक्टर हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम पे फर्क पड़ता है, रिलैक्सेशन टाइम से फिर फाइनली रेजिस्टिविटी पे फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इसका आंसर याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट क्लास में हम एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन ड्राइव करने वाले हैं, जो अक्सर बोर्ड में आता रहा है, वो है J इक्वल टू सिग्मा E, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार और क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास का ढंग से आप रिकॉल करते रहिए। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत पीछे छूट चुके हैं टेंशन मत लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही नई शुरुआत करिए, लेकिन मेरे साथ चलिए, मेरे पीछे नहीं। ठीक है बेटा, नहीं तो बहुत दिक्कतें होंगी बाद में। ओके देन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।